स्मार्ट लोग आ चुके हैं। टीआरएस क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है। भारत ने भी ब्रूटैलिटी देखी है। भारत की ब्रूटैलिटी के बारे में कुछ बताइए, अदर देन जस्ट इन्वेजन्स। इन्वेजन्स आई थिंक एक फर्स्ट लेयर है, पर आई एम श्योर कि भारत की हिस्ट्री को अगर हमने स्कैन किया तो इंटर स्टेट वॉर्स भी बहुत सारे सिविल वॉर्स हुए हैं। डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि आज भारतीय एक दूसरे को भाई की तरह देखते हैं। मतलब अगर मान लो एक राजस्थानी एक तेलुगु आदमी से जापान में मिला तो भाईचारा फील होता है कि यार आप भी भारत से हो। पर 1000 साल पहले ऐसा नहीं था। क्यों? तो भारत का जो इतिहास है वो साइक्लिकल इतिहास है। कुछ समय पर ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा ये सब कॉन्टिनेंट एक ही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के नीचे यूनिफाई हो गया। फॉर एग्जांपल मौर्य साम्राज्य, फॉर एग्जांपल कुषाण साम्राज्य, फॉर एग्जांपल गुप्ता साम्राज्य, फॉर एग्जांपल ललितादित्य मुक्तपीड़ का कारकोटा डायनेस्टी, या फिर सदर्न इंडिया में चोला साम्राज्य। इन सब साम्राज्यों के अंडर भारत मोरलेस यूनिफाई हो गया था। तो ये साइक्लिकल टाइप। और ये सब वायलेंट कल्चर्स थे? नहीं, बट लेकिन उनका एक्सपांशन तो वायलेंटली ही हुआ। फॉर एग्जांपल मौर्य डायनेस्टी कैसे पैदा हुआ? उसके पहले जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग डायनेस्टी था वो नंद डायनेस्टी था, महापद्मनंद का डायनेस्टी, और उसके 7-8 डिसेंडेंट्स थे। ये बहुत क्रूर किंग्स थे, बहुत पावरफुल थे। उनसे अलेक्जेंडर हार गया था। बहुत पावरफुल थे लेकिन बहुत क्रूर थे और बहुत ही ग्रीडी थे। बहुत हाई टैक्सेशन करते थे भारत के लोगों पर, और सब वेल्थ अपने मज़े के लिए रखते थे वो। तो फिर क्या हुआ कि विष्णुगुप्त चाणक्य ने कहा कि भाई इनको मुझे हटाना है। तो उसने एक नए लड़के को अपने विंग्स में लिया जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य उसको, और फिर उन्होंने सिविल वॉर किया, नॉट अगेंस्ट द पीपल ऑफ इंडिया बट अगेंस्ट द एम्पायर, अगेंस्ट द स्टेट। और फिर धीरे धीरे उन्होंने पूरे नंद एम्पायर को पराजय कर दिया, हरा दिया, और मौर्य साम्राज्य का एस्टैब्लिशमेंट किया। अब मौर्य साम्राज्य इनिशियली इतना बड़ा नहीं था, नॉर्दर्न इंडिया में था कुछ जगहों पर, लेकिन फिर चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार आया, बिंदुसार के बाद अशोक आया। अब हम जानते हैं अशोक ने क्या किया, कलिंग वॉर। उसने कलिंग पर बहुत बड़ा आक्रमण किया, एटलीस्ट 1 लाख लोग मरे उसमें, सोल्जर्स। और फिर इवेंचुअली बड़ा साम्राज्य को बनाने के बाद उसने कहा कि भाई अब मैं धर्म की बात करूंगा, धम्मा। सो हर कोई एक्सपांशन फोर्स से ही होता है, लेकिन अब आप अपने विजय हासिल की उसके बाद आप क्या करोगे, दैट डिपेंड्स। सो इंडिया में हमेशा ये रूल था कि यू विल नेवर टच सिविलियंस। आप वॉर करोगे, आप उसको हराओगे बाजू के राजा को, लेकिन आप सिविलियंस को कभी टच नहीं करोगे। दे विल ऑलवेज बी अनमोलेस्टेड। और ऐसा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में है कि एक फील्ड पर वॉर चल रहा है, बैटल चल रहा है, बाजू के फील्ड में फार्मर अपना काम कर रहा है, खेती कर रहा है, नोबडी विल टच हिम। तो देयर वर सम एथिक्स एंड सम मॉरल्स ऑफ वॉरफेयर जो फिर पिछले 1000 वर्ष में गायब हो गए बिकॉज ऑफ फॉरेन इन्वेजन्स एंड फॉरेन वेज ऑफ डूइंग वॉरफेयर। तो ऐसा एक क्रिटिसिज्म मिलता है हमको राजपूतों का कि दे वर वेरी नोबल, वो रूल्स में मानते थे लेकिन तुर्क रूल्स में मानते नहीं थे। सो दैट्स व्हाई द राजपूत्स दे वर डिफीटेड टू सम एक्सटेंट। द क्रिटिसिज्म इज वैलिड। सो बिकॉज राजपूतों ने सोचा कि ये तुर्क भी हमारे जितने ही सिविलाइज्ड है, इसके लिए इवेंचुअली हम हार गए। बट इन इंडिया देयर वर वेरी क्लियर रूल्स, बहुत क्लियर नियम थे कि हम किस प्रकार से युद्ध करेंगे और क्या चीज़ें हम युद्ध में नहीं करेंगे। और कई जगहों पर ये जो नियम थे उनका उल्लंघन भी होता था। महाभारत में ही आप देख लीजिए, पांडवों के जो बच्चे थे, पुत्र थे, उनकी हत्या की गई रात में। तो ये सब होता है, बट इवेंचुअली ओवरऑल बिग पिक्चर रूल्स वर देयर एंड द सिविलियंस वर नेवर टच्ड। हमने अशोका की बात करी, चंद्रगुप्त मौर्य की बातें करी। कोई ऐसे रूलर है आपके अकॉर्डिंग जो एक्चुअली बहुत ज्यादा ब्रूटल थे पर हिस्ट्री ने उनको थोड़ा सा वाइट वॉश कर दिया? अशोक थे। अशोक काफी ब्रूटल थे। अशोक बहुत ही महान चक्रवर्ती सम्राट थे, एम्परर थे, बहुत महान थे। यू कैन नॉट डिनाई हिज ग्रेटनेस, लेकिन वो बहुत क्रूर थे। तो अगर आप भारत में रहते थे उस समय 2500 वर्ष पहले, और अगर आप पाटलिपुत्र में नहीं रहते थे, आप दूर रहते थे, तो आपका जीवन बहुत अच्छा था। जितना आपका प्रॉक्सिमिटी था एम्परर से, उतना आपका डेंजर था। क्यों? बिकॉज ही वॉज अ वेरी क्रूअल वायलेंट पर्सन। बहुत ही पैरानॉइड थे वो। जो कोई भी उनको अपोज करता था उनके ऊपर वो बहुत बड़े अत्याचार करते थे। एक रिलीजियस पंथ था
आजीविका नाम का, तो उनसे वो नाराज़ हो गए, तो कुछ 10-20 हज़ार आजीविकों की हत्या करवा दी उन्होंने। और फिर उनके उनके अपैरेंटली 100 भाई थे, उन सबको मार दिया उन्होंने टू कम टू पावर। एक्चुअली वो क्राउन प्रिंस नहीं थे, अशोक क्राउन प्रिंस नहीं थे, उनका एक और कोई भाई था दूसरा जो नेक्स्ट एम्परर बनने वाला था आफ्टर बिंदुसर। अशोक तो गांधार के गवर्नर थे एक समय, जहां उन्हें करीना कपूर मिली, सॉरी। तो उनके पिताजी ने उनको गांधार भेजा था, वहां के एम्परर तक्षशिला तक्षशिला के रीजन में। अब उनके पिताजी के मृत्यु के बाद वो वापस आए और उन्होंने अपने सारे भाइयों की हत्या कर दी, मोस्ट भाइयों की, और फिर वो एम्परर बन गए। और फिर उन्होंने बहुत सारे और मिलिट्री कैंपेन्स किए। सबसे फेमस तो वो कलिंगा वाला कैंपेन है उड़ीसा में। तो वो स्वयं बहुत क्रूर थे। एज अ ह्यूमन बीइंग ही वाज अ क्रूअल पर्सन, लेकिन एज अ एम्परर ही वाज ग्रेट, क्योंकि उनके समय में भारत का प्रॉस्पेरिटी लेवल बहुत बढ़ गया, गवर्नेंस बहुत अच्छा था, बट ही वॉज अ क्रूअल पर्सन। ही वॉज गुड फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंडिया, बट इंडिविजुअली ही वॉज क्रूअल। ऐसा भी हो सकता है। ओके, शायद एक आखिरी सवाल है आपके लिए। गोइंग बैक टू महाभारत रामायण नैरेटिव्स, चलो रामायण की बातें करते हैं। ये मैंने काफ़ी सारे कल्चरल एक्सपर्ट से शो पर पूछा, जैसे वानर सेना की बातें होती है, और सेपियंस में वो इंडोनेशियन क्या था, हॉबिट्स, होमो फ्लोरेंसिस कहा जाता है कि लास्ट होमो फ्लोरेंसिस बिकम्स एक्सटिंक्ट 13,000 BC में, और 30,000 BC में एक्सटिंक्शन ऑफ निएंडरथल्स लिखा गया है रफली। ओके, या क्या वानर सेना भी एक ऐसी सबसेक्ट थी? ये अच्छा प्रश्न है और हमारे पास स्पेसिफिक एग्जैक्ट आंसर नहीं है। अगर आप आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड को देखेंगे तो हमें और कोई स्पीशीज मिला नहीं है भारत में, अपार्ट फ्रॉम इन द लास्ट 20-30,000 ईयर्स, अपार्ट फ्रॉम होमो सेपियंस। उसके पहले हमें होमो इरेक्टस या होमो हैबिलिस के अवशेष मिले हैं, बट दैट इज मोर देन 100,000 ईयर्स अगो, मोर देन 1 लाख वर्ष से पहले आज से। तो पिछले 70,000 वर्ष में अगर आप आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको सिर्फ होमो सेपियंस के अवशेष मिलेंगे इन डिफरेंट लोकेशंस इन इंडिया। आपको किसी और स्पीशीज के अवशेष नहीं मिले हैं। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, ऑब्जर्वेशनल हार्ड एविडेंस के रिकॉर्ड को देखते हुए हम नहीं कह सकते कि होमो फ्लोरेंसिस या होमो निएंडरथालिस भारत में होगा और वो वानर सेना के दे वुड हैव बीन द वानर सेना। एविडेंस तो नहीं है, बट इट इज़ पॉसिबल कि हमने देखा नहीं है, हमने ढूंढा नहीं है, क्योंकि ASI कुछ काम नहीं कर रही है, वो सिर्फ मुगल मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट कर रही है। सो देर इज सो मच आर्कियोलॉजी दैट इज नॉट बीन डन इन इंडिया। आई थिंक 99% ऑफ इंडियाज आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड इज कंप्लीटली अनडिस्टर्ब्ड, अनरिकॉर्डेड, अनएग्जामिन्ड। तो अगर हम और जाके ढूंढेंगे और आर्कियोलॉजिकल एक्सपेडिशंस करेंगे और स्टडी करेंगे तो क्या पता कुछ मिले हमें। लेकिन आज एविडेंस नहीं है, तो आज के एब्सेंस ऑफ एविडेंस से मैं कह सकता हूं कि वी कैन नॉट से वेदर इट इज निएंडरथाल्स और होमो फ्लोरेंसिस, बट एज वी नो द एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। ओके, पिछले पॉडकास्ट में हमने पॉडकास्ट को स्टॉप किया था वो सेटलमेंट्स के मोमेंट पर, विच इज रफली अबाउट द सेम टाइम। 12,000 years ago एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हैपेंस, जहाँ इस पॉडकास्ट की शुरुआत हुई थी। डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। 5,000 साल पहले इस बुक के अकॉर्डिंग फर्स्ट किंगडम, स्क्रिप्ट्स एंड मनी, पॉलीथियस्टिक रिलीजन्स। दिस इज अ वेरी वेस्टर्न यूरोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव। जो श्री हरारी है उनका पर्सपेक्टिव वेरी क्लियरली यूरोसेंट्रिक है। 12,000 ईयर्स पहले एग्रीकल्चर नहीं हुआ था, 17,000 वर्ष पहले हुआ था, लेकिन उसको इन्होंने कंप्लीटली इग्नोर किया है। पॉलीथियस्टिक रिलीजन्स हैव बीन अराउंड फॉर एटलीस्ट 10,000 ईयर्स। बिकॉज क्या होते हैं पॉलीथियस्टिक? मतलब मल्टीपल गॉड्स, मल्टीपल डीटीज, नॉट जस्ट वन गॉड। Our culture is at least 10,000 years old. We have the archaeological evidence for that. So once again, he is ignoring that. Okay. हाँ, फिर यहाँ से इन्वेंशन ऑफ कॉइनेज, ये सब, हान एम्पायर, 1400 years ago birth of Islam, 500 years ago scientific revolution, 200 years ago industrial revolution, और फिर प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट, ह्यूमंस ट्रांसेंड द बाउंड्रीज ऑफ प्लैनेट अर्थ, मून पर चले गए। न्यूक्लियर वेपन्स थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन काइंड। Organisms are increasingly shaped by intelligent design rather than natural selection. मतलब
I don't know. Yeah, if you look at dog breeds, we are shaping that. ओके, मतलब हम अभी बायोलॉजी को थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं, सिलेक्टिव रिप्रोडक्शन कर रहे हैं उनका, तो वी आर क्रिएटिंग सर्टेन ब्रीड्स, प्लस आपस में भी न्यूरालिंक ये सब. हाँ, इवेंचुअली वी विल बी एट दैट स्टेज. ओके, द फ्यूचर शायद ये पॉडकास्ट का लास्ट सेगमेंट है. इंटेलिजेंट डिजाइन बिकम्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ. सेकंड, फर्स्ट नॉन ऑर्गेनिक लाइफ फॉर्म्स. थर्ड, होमो सेपियंस रिप्लेस्ड बाय सुपर ह्यूमंस. ओके, तो इनके ये प्रेडिक्शंस या स्पेक्यूलेशंस है, क्या होगा हम जानते नहीं है. आई थिंक अभी तक हमने सिंथेटिक लाइफ फॉर्म्स नहीं बनाए हैं, विच मीन्स दैट वी आर क्रिएटिंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम केमिकल्स, फ्रॉम बायोकेमिकल्स. आज तक आई डोंट थिंक ऐसा हुआ है, बट इवेंचुअली आई सपोज होगा. इफ दैट हैपेंस देन वी विल हैव द पावर टू क्रिएट लाइफ. सो इवेंचुअली वंस वी अंडरस्टैंड बायोकेमिस्ट्री प्रॉपरली, जेनेटिक्स प्रॉपरली, हम ये शायद कर पाएंगे क्रिएटिंग सिंथेटिक लाइफ फॉर्म्स. होमोसेपियंस का अगर हम इवोल्यूशन देखेंगे, अगर हम वही बायो हैकिंग को अगर हम परफेक्ट कर पाएंगे, अगर हम न्यूरो हैकिंग को परफेक्ट कर पाएंगे, और अगर हम अपने डीएनए और जेनेटिक कोड को प्रॉपरली समझ पाएंगे, तो हम शायद अपने फ्यूचर को भी शेप कर पाएंगे. वी मे बी एबल टू बिकम साइबरनेटिक ऑर्गेनिजम्स, इंटीग्रेटिंग कंप्यूटर्स विथ ह्यूमन बॉडीज एंड माइंड्स, और शायद जेनेटिकली भी हम अपने आप को सुपीरियर बना पाए. तो ये सारी पॉसिबिलिटीज ओपन है राइट नाउ. एक बड़ा फिल्टर आ सकता है विच इज़ वॉरफेयर. अगर विश्व में बड़ा युद्ध हो गया तो सारा टेक्नोलॉजी गायब हो जाएगा. सो दैट इज ऑलवेज अ डेंजर. फर्मी पैराडॉक्स है कि कहाँ है सारे एलियंस, और उसमें एक थियरी है कि देर आर सर्टन फिल्टर्स दैट दे गो थ्रू, द ग्रेट फिल्टर्स, कि आपका सिविलाइजेशन अप टू अ सर्टन लेवल एडवांस हो सकता है, बाद में आप अपने आप को नष्ट कर दोगे. देयर इज अ फिल्टर दैट इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी फॉर एनी सफिशिएंटली एडवांस सिविलाइजेशन, क्योंकि आप अगर इतने एडवांस होगे तो आपके पास एनर्जी डिप्लॉयमेंट के बहुत भयानक तरीके होंगे आपके पास, which can destroy everything. So I think that is one theory that's there, कि Fermi paradox है कि aliens कहाँ पर है. I think after a certain stage every civilization destroys itself and goes back to almost the beginning. तो ये एक possibility है, and it is something that can confront us also. Okay. पिछले पॉडकास्ट में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें करी, ह्यूमनॉइड्स, साइबॉर्ग्स के बारे में कुछ डिस्कस किया. यूटोपिया नाम का एक शब्द होता है, डिस्टोपिया और यूटोपिया, और कहा जाता है कि ह्यूमन स्टोरी विल गो टुवर्ड्स वन ऑफ द टू. डिस्टोपिया मतलब अपोकलिप्टिक वर्ल्ड, जहाँ लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, खाना छीन रहे हैं एक दूसरे से, पर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे वो मैड मैक्स में दिखाया गया. दैट इज डिस्टोपिया. Yes. स्टार वॉर्स इज ऑल्सो सम लेवल ऑफ डिस्टोपिया शायद. यूटोपिया यानी कि मशीन्स ने हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा आसान बना दी है कि हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है, झगड़े करने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई खुश है, हर किसी के पास खाना है, हर किसी की भूख शायद मिट चुकी है टेक्नोलॉजी की वजह से, तो खाने की ज़रूरत भी नहीं है, बस खुश है, आपस में जी रहे. क्या ये पॉसिबल है? यूटोपिया ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. ये शब्द का कॉइनेज किया था थॉमस मोर ने, जो एक कैथलिक प्रीस्ट थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हेनरी द 8th इन इंग्लैंड. तो यूटोपिया मतलब आइडियल सोसाइटी, जहाँ पर सारे प्रॉब्लम्स चले गए हैं, सब कुछ हारमोनियसली चल रहा है. अब देखिए, ह्यूमन नेचर इज नॉट यूटोपियन. ह्यूमन नेचर में अच्छी चीज़ें भी है, बुरी चीज़ें भी है, और कुछ लोगों में ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं. और अगर आप पिछले 10,000 वर्ष का हिस्ट्री देखेंगे, इट इज़ अ हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर. देर आर ऑलवेज ग्रेट पीपल, ग्रेट मैन हु कम, जो आते हैं और फिर सब कुछ कब्जा करने की कोशिश करते हैं. ये बार बार होता रहता है. तो देर इज नथिंग दैट विल स्टॉप इट फ्रॉम हैपनिंग इन द फ्यूचर. तो हम यूटोपिया की बात करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है बिकॉज ऑफ ह्यूमन नेचर. सतयुग, हाँ, हमारे कल्चर में भी सतयुग की बात आती है कि सतयुग होगा, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग. अब हम कलयुग में हैं. जितना भी एवरीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग इज गोइंग रॉन्ग. तो अगर हमारा जो हिस्टोरिकल साइकिल की जो बात है वो अगर सच है, तो नेक्स्ट सतयुग आएगा वापस. अगर आएगा तो मैं मुझसे अधिक खुशी किसी को नहीं होगी. आई वुड लाइक एवरीबडी टू बी हैप्पी, बट मैंने जितना हिस्ट्री देखा है उसमें आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट, क्योंकि वॉट एवर हिस्ट्री वी हैव स्टडीड इज वेरी नेगेटिव हिस्ट्री. वॉर, इट्स अ हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर. ओके, पर अगले 20 साल बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है. हाँ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से, क्वांटम कंप्यूटिंग की वजह से, एआई की वजह से. तो नो वन बेसिकली नोज
हम सिर्फ हिस्ट्री को जान सकते हैं। That's it. दोस्तों TRS क्लिप्स हिंदी को अगर सपोर्ट करना है तो ऐसे वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। TRS हिंदी बहुत जल्द लौट के आएगा।